बच्चों, सोचिए आप एक बॉल को ऊपर उछाले और वो कभी नीचे ना आए। क्या ऐसा कभी पॉसिबल है? या फिर जो ग्रेविटी काम कर रही है हमारे हाथ में वो काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? क्या सारी बिल्डिंग, मैं, तुम हवा में उड़ने लगेंगे? ऐसा पॉसिबल है? तो आज का ये चैप्टर कुछ ऐसे सवालों से भरा हुआ है। ये केवल एक नॉर्मल चैप्टर नहीं है जिसमें हम केवल न्यूमेरिकल या थ्योरी सीखने वाले हैं। ये आपके लाइफ में थोड़ी सी रियलिटी को दिखाएगा कि किस प्रकार से ग्रेविटी वर्क करती है। अगर ये वर्क नहीं करेगी तो क्या हमारी जिंदगी में क्या होगा, लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ेगा बिना ग्रेविटी के। ये आपकी पूरी लाइफ को हिलाकर रख सकती है। ओके, आज का ये चैप्टर केवल कॉन्सेप्ट के लिए चले नहीं, बिल्कुल फील करके एक चीज को समझकर पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये जब आप समझेंगे आपको महसूस होगा और एहसास होगा कि हाँ, कि कुछ जीवन में हमारी ऐसी चीजें भी वर्क कर रही हैं जो हमको ना तो दिख रही है ना तो हम उनको महसूस कर पा रहे हैं। उनका जिंदगी बहुत बड़ा रोल है। आज उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसको बोलेंगे ग्रेविटी। और इतना बेहतरीन चैप्टर है तो लास्ट तक बने रहे हमारे साथ वीडियो में और अपनी कॉपी पेन बुक सब लेकर बैठे साथ में, क्योंकि फटाक से शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हेलो बच्चों, मैं अंशुमान सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अंशुमान फिजिक्स में। तो नंबर 1 पे हमारी हेडिंग आती है भाई साहब कि आखिर क्या होता है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी क्या है, किस तरीके से वर्क करती है ना। व्हाट इज अ ग्रेविटी? तो जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, अगर हमने इस पेन को छोड़ा तो कहां जाना चाहिए था? नीचे जाना चाहिए। नीचे क्यों जा रहा है? क्योंकि कोई एक फोर्स है जो पृथ्वी के अगर किसी वस्तु को अपनी ओर खींच। तो क्या हुआ, एक बार जब न्यूटन जी थे, आपने देखा होगा सीन ऐसे, न्यूटन जी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, एक सेब ऊपर गिरता है, बहुत इश्योर सुनी कि उन्होंने खा क्यों नहीं लिया। तो वो जो सेब गिरा था उन्होंने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि सेब ऊपर नहीं गया, गिरने के बाद अपने आप नीचे ही क्यों आया। तो इसी का नाम उन्होंने ग्रेविटी है ना। ऐसा नहीं है कि न्यूटन से पहले ग्रेविटी के बारे में किसी ने नहीं बताया। हमारे भास्कर जी थे, उन्होंने बता रखा था कि भाई जो ये पृथ्वी के चारों ओर एक ऐसा आकर्षण बल कार्य कर रहा है, या सूर्य के चारों ओर जिसे सारे ग्रह एक अक्ष पर चक्कर लगाते हैं ना, अपनी अपने अक्षों पर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, घूमते रहते हैं। लेकिन उस बल का उन्होंने नाम नहीं दिया। नाम किसने दिया? न्यूटन ने, क्योंकि न्यूटन ने उसको एक्सप्लेन किया और उसको एक ऐसे फॉर्मूलों में बेस किया जिससे आप उसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, इतना इजी कर दिया। इसलिए ग्रेविटी को जो मेन नाम दिया जाता है वो न्यूटन का दिया जाता है। बहुत से लोग भास्कर को तो जानते भी नहीं है। चलिए, लेकिन आप जान गए ना। चलिए शुरू करते हैं। तो ग्रेविटी है क्या? गुरुत्वाकर्षण बल। तो जब पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, जब पृथ्वी क्या करती है, किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, इस आकर्षण बल को ही क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, ये सारी चीजें जिसका देखो सिंपल सी बात समझ लो, ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो फोर्स है, ये फोर्स जो है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है, तो जितना ज्यादा वेट होगा उसको उतनी ज्यादा ग्रेविटी वर्क करेगी। जैसे एक पतला आदमी, मतलब नॉर्मल सा हेल्दी आदमी, देखा होगा पहाड़ वगैरह एकदम स्पीड में चढ़ जाता है, क्योंकि उसके अंदर ग्रेविटी थोड़ा कम वर्क करती है और वो चढ़ जाएगा आसानी से। लेकिन थोड़ा हेल्दी आदमी हो तो काफ मारेगा। क्यों काफता? क्यों भाई? क्योंकि ग्रेविटी ज्यादा वर्क कर रही है, ज्यादा नीचे खींच रही है। तो वैसे भी ऊपर चढ़ना है और ग्रेविटी नीचे काम कर रही है, ऊपर जाना पॉसिबल हो नहीं पा रहा। ठीक, अब न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण से नियम दिया। नियम जो दिया, क्या दिया था सुनिएगा, कि सन 1686 ईस्वी में, ठीक है, सन 1686 ईस्वी में गुरुत्वाकर्षण से संबंधित एक नियम प्रस्तुत किया कि ब्रह्मांड में स्थित दो पिंड, मान लीजिए दो पिंड माने, ठीक है, इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान m2 है। ब्रह्मांड में स्थित दो पिंडों के बीच लगने वाला बल, दो पिंडों के बीच लगने वाला बल पिंडों के द्रव्यमान के, ये जो पिंड है हमारे, मान लीजिए पृथ्वी है और क्या है, चंद्रमा, इनके बीच लगने वाले द्रव्यमान के, इनके बीच का जो द्रव्यमान है के गुणनफल के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। लेकिन और साथ में क्या बोलेंगे, इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, अब लिख दीजिए यहाँ पे, इन्हें मिलाने पर, ठीक है, जैसे मिलाएंगे आप तो यहाँ पे क्या आएगा, F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर आ जाएगा। यहां से प्रोपोर्शनल हटेगा, यहाँ पे कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट क्या है? ठीक है, इसको जो G आया बेटा, कैपिटल G जो आया, इसको बोलते हैं, कैपिटल G को गुरुत्वीय नियतांक, ठीक है, इसके वैल्यू होती है, इसका मात्रक होता है, सारी चीजें भी हम आपको निकाल के दिखाएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चैप्टर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है,
लेकिन आप जब इसको फील करें, समझेंगे, जानेंगे, है ना। यहाँ पे जी आ गया हमारे पास, तो ये इसका मेन फॉर्मूला आया। ठीक है, अगर आपसे कहें कि भाई जी की परिभाषा बताओ, ये जी जो आया, हाँ बिल्कुल निकालेंगे। हम क्या करते हैं, यदि अगर इसकी परिभाषा निकालने की बात करें तो m1 बराबर और m2 बराबर कर दो, यानी कि दोनों का किलोग्राम मान लेते हैं 1 kg। मान कितना माना, 1 kg माना। आर बराबर ले लो 1 मीटर, कितना ले लोगे, मीटर। अब अगर तुम देखो, तुम यहाँ पे वैल्यू इनपुट करोगे तो एफ बराबर किसके आएगा, जी के आएगा। एफ किसके बराबर आ गया, जी के। यानी कि पिंड पर लगने वाला बल, पिंड पर लगने वाला बल गुरुत्वीय नियतांक के बराबर होता है। पिंड पर लगने वाला बल गुरुत्वीय नियतांक के बराबर होता है। ठीक, पिंड पर लगने वाला बल गुरुत्वीय नियतांक के बराबर होता है यदि उसका द्रव्यमान, यदि इन दोनों का द्रव्यमान व दूरी दोनों एक अंक हो। एक अंक मतलब एक, ठीक है, उनके बीच की दूरी व उनका द्रव्यमान दोनों एकांक हो। आया समझ में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या बता भैया, परिभाषा सुन लो फिर से। गुरुत्वाकर्षण नियतांक परिणाम में उस आकर्षण बल के बराबर होता है जो एक दूसरे के एकांक दूरी पर स्थित हो, एकांक द्रव्यमान वाले दो कणों के बीच कार्य करता है। ठीक है, यानी कि दोनों जो क्या है एकांक दूरी पर स्थित है, दोनों का द्रव्यमान क्या है, एकांक। ठीक, आगे बात करें अगर ये दूसरी परिभाषा उसी के आगे। गुरुत्वीय नियतांक के सर्वाधिक दो नियम होते हैं, उनकी बात है। क्या नियम होते हैं भाई साहब, तो नियम नंबर 1, हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल है। ये क्या है भाई, अगर ये बांधे ना रखे अब उड़ने लगो। चंद्रमा देखा, चंद्रमा हम लोग क्रिस बने घूम रहे हैं, एक जगह से उछलो, मैं घूम कह रहा हूँ, कोई जाता नहीं है, पर लेकिन इसे आप अगर पहुंच जाए चंद्रमा में जाने के बाद वहां रुकना पॉसिबल नहीं है। वहां पे आप उड़ते रहेंगे, लगातार क्या करते रहेंगे चंद्रमा में, चंद्र वगैरह में आपने देखा होगा। ऐसे उड़ क्यों रहे कि भैया वहां पे ग्रेविटी जो है, गुरुत्वाकर्षण क्या है, कम है। यहाँ के कंपेयर में वहां पे कम है। कितनी कम है अभी हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ की तुलना में वहां पे थोड़ी सी क्या है, कम। कम होने की वजह से आप जमीन में स्थिर नहीं हो पा रहे। ठीक, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा गति करता है। पृथ्वी चारों क्या करता है, चंद्रमा। पृथ्वी चारों चक्कर गति क्यों कर रहा है भैया, पृथ्वी भी उस पर ग्रेविटी लगा रही, चंद्रमा पे क्या लगा रही, ग्रेविटी, अपने को खींच के रखा हुआ है। अगर ऐसा नहीं हो सकता कि मान लो चंद्रमा छूट जाए, पूरे बाहर निकल जाए, अलग घूमने लगे जाके, ऐसा हो रहा है नहीं, उसी के इर्द गिर्द चक्कर है। क्यों, ग्रेविटी फोर्स ने उसको बांध रखा है। ठीक, अब सूर्य की चारों ग्रहों की गति, तो आपने देखा होगा कि भैया सूर्य के चारों ओर भी बाकी ग्रह चक्कर लगाते हैं जैसे करके, है ना। बुध, मंगल, पृथ्वी सब चक्कर लगा रहा है। क्यों लगा रहा है, लेकिन तुम अगर देखो तो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी पास में, आप उसमें जा सकते हैं, है ना। चंद्रमा में कई बार लोग जा चुके हैं। क्या बुध पे गए, नहीं। क्या मंगल पे गए, अभी तक नहीं। क्या बृहस्पति पे गए, नहीं। क्यों, क्योंकि उनके पीछे दूरी क्या, डिस्टेंस वेरी ज्यादा, है ना, बहुत ज्यादा है। ज्यादा होने से उसमें नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन फिर भी कैसे पॉसिबल है, चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी तो पास में है, उस पर ग्रेविटी वर्क कर रही है, लेकिन पृथ्वी से बुध, प्लूटो, बृहस्पति कितनी दूर है, बहुत ज्यादा दूर है, बहुत दूर है। तो कैसे वहां ग्रेविटी वर्क कर रही है, तो भाई साहब चंद्रमा की तुलना में, उनकी कंपैरिजन में सन का साइज बहुत ज्यादा है। ठीक है, इतना ज्यादा है कि वहां पर तक ग्रेविटी काम है, जिसका द्रव्यमान ज्यादा है उस पर ग्रेविटी ज्यादा वर्क करती है। आपको बताया, अगर आप सोचेंगे ग्रेविटी किस प्रकार से वर्क करती है, हम आपको एक एग्जाम्पल समझाते समझने का प्रयास कीजिएगा। हमने क्या किया बेटा कि अगर आप मान लीजिए एक चादर हमने बिछा ली, जैसे मान लीजिए एक चादर है, एक कोने में इधर किसी ने पकड़ लिया, एक कोने में इधर पकड़ लिया, और अगल बगल दोनों को, चारों कोनों को पकड़ रखा है। हम क्या करें, भारी सी बॉल लेके आए और उसमें डाल दें। देखेंगे कि आप जब डालेंगे तो नीचे क्या बनेगा, कर्व बनेगा। क्या बनेगा, कर्व बनेगा। और ऐसे ही ये चादर, मतलब केवल ये मत सोचो चादर है एकदम बढ़िया सा टाइप का है, तो जिसपे जैसे रख दी जैसे गद्दा है, तो बॉल रख दी तो बॉल के नीचे गड्ढा बन जाएगा। इधर दूसरी बॉल रखी वहां गड्ढा बनेगा, फिर तीसरी बॉल रखी वहां एक गड्ढा बनेगा। ठीक है, ऐसे चौथी बॉल रखेंगे, गड्ढे बनते जाएंगे। तो ऐसा क्यों गड्ढे बनना है, तो देखो जितना भारी वस्तु होगी, जितनी भारी बॉल होगी, उसके नीचे उतना गड्ढा बनेगा। गड्ढा मतलब कर्व बनेगा। तो जिसका जितना ज्यादा कर्व बना, मान लीजिए हमने सन रखा, सन का कर्व ऐसे बनेगा। हमने मून रखा तो मून का कर्व इतना ही बनेगा, है ना। तो जिसका जितना ज्यादा कर्व बनेगा उसकी ग्रेविटी उतनी हाई हो जाएगी। ओके, इस प्रकार से ग्रेविटी वर्क करती है। तो सन जो है भैया बहुत ज्यादा उसका कर्व है, बहुत ज्यादा बड़ा है, इसलिए उस पर ग्रेविटी बहुत ज्यादा वर्क कर रही है। लेकिन मून का कर्व थोड़ा छोटा है, क्योंकि मून तो पृथ्वी से भी छोटा है, इसलिए वहां पर ग्रेविटी कम वर्क कर रही है। लेकिन पृथ्वी बीच में है, सूर्य से छोटी है, चंद्रमा से बड़ी है, इस पर ग्रेविटी लिमिट में हम लोग खड़े हुए हैं। ठीक, अगर आप पृथ्वी की जगह अगर आप सूर्य के पास चले तो आप धंस जाएंगे, इतनी ग्रेविटी।
पृथ्वी की कंपेयर में 36 गुना या 28 गुना एक्स्ट्रा वर्क कर रही है वहां पे, है ना। पर मून में क्या है, पृथ्वी की कंपेयर में और कम काम कर रही है, क्योंकि उसका साइज थोड़ा छोटा है, तो आदमी खड़ा ही नहीं हो पा रहा, उड़ता जा रहा है ना। इस प्रकार से आया समझ में। फिर चंद्रमा तथा सूर्य के कारण समुद्री में ज्वार व भाटा आते हैं। ज्वार भाटा मतलब समझो एक प्रकार से, क्योंकि आप लोग एसएसटी में ध्यान से पढ़ते नहीं है। ज्वार मतलब लहरों के ऊपर उठना, लहर होती है ना, लहर जैसे इससे उड़ के आती है, ये जो ऊपर उठ रही लहरें इसे बोलते हैं ज्वार, ठीक। और जब लहरें से नीचे गिरती हैं तो उसे बोलते हैं भाटा। क्या बोलते हैं, ज्वार व भाटा, ठीक। अब इसमें कई कह रहा है चंद्रमा तथा सूर्य के कारण, किसके कारण, अब सोचो पृथ्वी कहां पे है, चंद्रमा कहां पे है, सूर्य कहां पे है, उसकी चक्कर में क्या हो रहा है, आपके पृथ्वी में ज्वार भाटा आ रहा है, मतलब लहरें उठ रही है, नीचे आ रही है। भाई साहब ये ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, किसके वजह से हो रहा है, ग्रेविटी से। मतलब कि अगर आप सोचे कि पृथ्वी का, अगर आप सोचे कि पृथ्वी सूर्य के बीच में जब ग्रहण वगैरह पड़ते हैं, तो एक ग्रहण की वजह से पृथ्वी में कुछ खास परिवर्तन नहीं होता है, आपकी ग्रेविटी में इफेक्ट आता है। किसमें इफेक्ट आता है, और ग्रेविटी में इफेक्ट आने की वजह से देखा होगा कुछ लोग कहते हैं उस दिन ये नहीं खाना चाहिए, पानी नहीं, ये नहीं करना चाहिए, खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आपके शरीर में भी 70% वाटर है ना, जो है वो आपके पृथ्वी के पानी को बैलेंस करता है। बैलेंस क्या मतलब, ग्रेविटी वजह से ऊपर नीचे कर सकता है, तो आपके शरीर का भी पानी ऊपर नीचे हो रहा होता है, इसलिए उस दिन ग्रहण के समय हमें कुछ खाना पीना नहीं चाहिए, ये भी रीजन होता है। और समुद्रों पर लहरें आ रही हो मून की वजह से ही आती है। मून अपनी रोटेशन को जब चेंज करता है तो वहां की वजह से क्या होता है, लहरें आ जाती है, ठीक है। ज्वार होता है उसे भाटा कहते हैं, ठीक है, ज्वार भाटा कहते हैं इनको, लहरों का उठना और गिरना, ठीक। आए समझ में नियम आपको सारे। फिर गुरुत्वीय त्वरण की बात करते हैं, कुछ चीजें थोड़ी अच्छी है, ज्यादा इसलिए एक्सप्लेन कर रहे हो कि आप समझे क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक, सुनने की आदत डालें। फिर मुख्य गुरुत्वीय त्वरण की बात करें तो, अब अगर हम गुरुत्वीय त्वरण की बात करें तो मान लीजिए हमने ये वस्तु ली, हमने इसको छोड़ दिया, ये कहाँ आ रही, नीचे आ रही, मुक्त रूप से आ रही, कहाँ आ रही, पृथ्वी पे नीचे गिर रही, कहाँ गिर रही है, पृथ्वी पे नीचे गिर रही है, तो क्या बोलेंगे, किसी मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती हुई, जी मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती हुई किसी वस्तु के वेग में 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि, वस्तु के वेग में 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि क्या कहलाती है, आपकी गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। इसे स्मॉल जी से पद्धति से करते हैं, इसका मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। आया समझ में, ठीक। चला जाए आगे। अब स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध पूछ रहा, हम लोग स्मॉल जी का फॉर्मूला बताते हैं। स्मॉल जी का फॉर्मूला होता है F बराबर mg, ठीक है, ये फॉर्मूला इसका होता है। अभी लेकिन हमने अब स्मॉल जी कैपिटल जी का फॉर्मूला पूछा तो यहाँ लिखेंगे नो डैट, है ना। हमने पढ़ा था F बराबर होता है, क्या था, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम, M1 M2 मान सकते हैं, कैपिटल एम स्मॉल एम भी मान सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, या आर स्क्वायर हो जाएगा। फिर हमने क्या पढ़ा, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। फिर और पढ़ा F बराबर क्या होता है mg, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, है ना, जब एक जगह दूसरे आर एच से बराबर है तो आर एच से क्या होंगे, बराबर, है ना। तो mg बराबर आएगा कैपिटल जी एम बना अपॉन में m2 अपॉन में आर स्क्वायर, एम से एम क्या हो जाएगी, कट जाएगा, है ना। तो स्मॉल जी बराबर क्या आएगा, कैपिटल जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। आया समझ में आपको, क्यों, आगे बेटा यहां तक, ये एम से एम काट दिया, ठीक है। तो स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, ये स्मॉल जी एंड कैपिटल जी में रिलेशन है, संबंध है, फॉर्मूला है, इसके न्यूमेरिकल ज्ञान। देखो 9th के किसी चैप्टर में न्यूमेरिकल में आपको ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली नहीं, क्यों, बाकी चैप्टर के फॉर्मूले छोटे छोटे हैं, सरल सरल है, पर लेकिन ये है इतना जोर दे रहे हैं इस शब्द में, तो मतलब कुछ तो होगा ना, क्योंकि यहाँ पे पावर वाले सवाल आएंगे भाई, पावर हल करके 10⁻², -3 ऐसे करके देंगे, है ना। तो इसलिए आपको थोड़ा सा इस चैप्टर में ज्यादा ध्यान देना है, और बहुत नंबर का आता है ये पेपर, ज्यादा नंबर की गेन करेगा ये। अब बात करें गुरुत्वीय त्वरण के जीव के मान की, अगर हम बात करें भाई साहब, तो हमने आपको बता रखा है फॉर्मूला भी, स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी पुणे कैपिटल एम अपॉन में आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। इसका मान हम आपको बताया दे रहे, याद कर लीजिए 6.67 10 की पावर -11, ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ग्रेविटी है अपने यहाँ की, 6 कैपिटल जी का मान है 10 की पावर -11, और अर्थ का जो मास है वो कितना होता है 6 × 10 की पावर 24, है ना। और आर स्क्वायर रेडियस है अर्थ की जो अपने पास 6.4 10 की पावर 6। जब सबको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली वैल्यू आएगी 9 मैथ बहुत फास्ट है ना। आप भी क्या करें, डायरेक्टली वैल्यू याद करें कि स्मॉल जी बराबर भाई साहब क्या होता है 9.8
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये अपने यहाँ की ग्रेविटी है, लगभग 10 भी माना जाता है। ठीक है, इतने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का हमारे पास ग्रेविटी आया समझ में। सोचो अगर हम कितनी स्पीड से किसी वस्तु को ऊपर फेंके, कितनी स्पीड में वो पृथ्वी के बाहर निकल, देखा होगा ना हमने कि कुछ लोग इतना भयंकर छक्का मार देते हैं, ऐसे सीन दिखा देते हैं मूवी वगैरह में कि भैया वो पृथ्वी के बाहर निकला जाता है। तो मान लीजिए अगर हम इस पेन को या एक पत्थर को बाहर फेंकना चाहते, कितनी तेज मारना पड़ेगी, कितनी तेज फेंकना, इसका आंसर आपको देंगे अभी लास्ट में। पर अब सोचिए एक बात कि अब बात करते हैं भैया द्रव्यमान। व्हाट इज आ मास, क्या है मास, पढ़ते हैं अगर हम, हाँ ठीक। तो किसी वस्तु में पदार्थ का जितना परिमाण होता है उस वस्तु का क्या कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है। जितना वजन कितना कितना परिमाण है, जैसे मान लीजिए हमने चीनी खरीदी, तो चीनी हमें 1 किलो खरीदी, ये इसका द्रव्यमान है। ये क्या है इसका द्रव्यमान। अभी थोड़ी देर सुनिएगा एक बात, द्रव्यमान स्थिर रहता है तथा एक स्थान से दूसरे स्थान जाने पर परिवर्तित नहीं होता है। मतलब आप 1 किलो चीनी लिए हुए इस कोने में खड़े रहेंगे तब भी 1 किलो रहेगी, इस कोने में आ जाएंगे तब भी 1 किलो रहेगी, भले चले जाओ आप अपने, तब वो कितनी रहेगी, वो 1 किलो रहेगी। आया समझ। लेकिन लेकिन ऐसा क्यों बोला इन्होंने, ऐसा इसलिए बोला क्योंकि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चा, भार। अब भार क्या होता है, वेट तो जानते थे कि वस्तु का जितना परिमाण होता है उसे द्रव्यमान कहते हैं। तो वेट क्या होता है, वेट तो हम करते हैं किसी का, पर वो आती नहीं है ना। तो जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, उसे वस्तु का भार कहते हैं। भार जो होता है परिवर्तित होता रहता है तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर यह परिवर्तित हो जाता है। अच्छा, भार कहते हैं इसको। जैसे आपने कभी चीनी ली, मान लीजिए 1 किलो ली, हम यहाँ चीनी पकड़े हुए ऐसे मान लीजिए। अब अगर मैं आपसे कहें कि चीनी कितनी है, तो आपको 2 किलो है मान लो, ठीक है 2 किलो है सर, ठीक है। थोड़ी देर बेटा पकड़े रहो, अब आपको थोड़ी समय बाद वो 5 किलो लगने लगे, पकड़े पकड़े के बाद, रखना नहीं है, पकड़े रहो। फिर आप चलते जाओ चेंजमेंट होगा, स्थान में परिवर्तन होगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो आपको और वेट बढ़ाता जाएगा। तो वेट बढ़ रहा है क्या उसका, लेकिन क्या होगा, बढ़ रहा है। अब आप मान लो यहाँ से चले, आपको वजन लग रहा है, अब उंगली में एकदम फंसने लगा ऐसे करके, है ना, टाइट हो गई है कस के पन्नी, वेट बढ़ता जाएगा। अब आप रख के तोड़ के देखो, उसका द्रव्यमान में कोई परिवर्तन हो, 5 किलो की थी, पर हमें ज्यादा क्यों लग रहा था, क्योंकि भैया स्थान में क्या किया, परिवर्तन, जिससे उसके भार में भी क्या हो गया। यानी कि किसी वस्तु में, मान लीजिए वस्तु है, इसमें केवल m है, तो ये इसका द्रव्यमान है। आपने उठा लिया भाई, वो जमीन में रखी हुई है, तो उसके बीच में ग्रेविटी वर्क नहीं कर रही ज्यादा, है ना। जैसे आपने पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पे उठाया जमीन से, तो ऊंचाई पे तो हुई, जैसे आप ऊंचाई पे आ गए तो भैया जी भी काम करने लगा। ये हो गया हमारा mg, क्या काम करने लगा साथ में, mg। अब आपका वजन क्या हो गया, इसमें बढ़ा हुआ महसूस, ठीक है। गौर किया हो तो जैसे कि इस समय हम कानपुर पे है ना, तो कानपुर में जैसे समय होगा इस समय मान लीजिए लगभग रात के 1 या 1:30 बज रहा होगा, 1 बज रहा होगा लगभग। लेकिन अगर कभी गौर कराओ आपने, दिल्ली का है या किसी पंजाब साइड का चले जाओ आप, थोड़ा उस साइड, थोड़ा और दूर साइड निकल जाओ, तो आपने कभी गौर किया हो तो कुछ 1 आध मिनट या सेकंड का फर्क है समय पृथ्वी में। केवल भारत एक ऐसा देश है जहां पे अलग अलग, अगर आप राज्य भी चले जाते हैं ना, कुछ घड़ी में परिवर्तन आ जाएगा, समय में परिवर्तन। आप कभी गौर कीजिएगा, आप घड़ी सेट करते के बाद देखा दिल्ली का समय, लखनऊ का समय, खंड का समय, झारखंड का समय, थोड़ा थोड़ा अलग अलग समय है ना। क्यों, तो क्यों हो रहा है, समय अलग अलग है। या फिर अभी यहाँ पे मान लीजिए रात हो रही है, लेकिन आप लंदन, दिल्ली, लंदन चले जाए, अमेरिका चले जाओ, वहां सुबह हो रही हो। तो इस समय का परिवर्तन कैसे, और देखिए घड़ी, ये तो मान लीजिए पृथ्वी घूमने की वजह से है, एक तरफ सूर्य निकला हुआ है, दूसरी तरफ अंधेला हो जाता है, ठीक है। तो रीजन ये है। दूसरा, टाइम में भी चेंजमेंट है आपके, दिल्ली का समय थोड़ा सा 1-2 सेकंड या मिनट का फर्क है। आप ट्राई करिएगा, चेक कीजिएगा, ठीक है, गूगल करके आप चेक भी कर सकते हैं। ये फर्क है ग्रेविटी की वजह से। तो ग्रेविटी जो है ना बेटा, टाइम से भी डिपेंड करती है, ग्रेविटी जो है ना टाइम पे भी डिपेंड करती है, मतलब डिपेंड कर रही है। जैसे आप पता कि दिल्ली वगैरह साइड चले जाओ, मुंबई साइड में तो अरावली वगैरह है, तो मतलब वहाँ का एरिया जो थोड़ा ऊंचे पे, किस पे पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, जैसे हम लोग कानपुर में रहते हैं, कानपुर बोला जाता है, कानपुर ऊंचे में बसा हुआ है, यहाँ बाढ़ बाढ़ जल्दी नहीं आती, जहाँ पे नीचा होता है वहां पे पानी पानी भर जाता है। तो ऊंचे में है, कोई नीचे में है ना। तो भैया जहां पे हाइट ज्यादा वहां ग्रेविटी ज्यादा, जहां पे हाइट कम ग्रेविटी कम। अब ग्रेविटी कम ज्यादा होने की वजह से टाइम में भी क्या जाता है, चेंजमेंट आता है। जब ग्रेविटी वजह से हो रहा है, बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है हमारे जीवन में, ठीक। तो यानी कि आप ये चीज तो समझ गए कि भैया
कि हाँ किसी वस्तु को हमने जब रखा था उसका वजन यानी उसका जो परिमाण था वो द्रव्यमान कहलाता है। अगर उसको हमने उठा लिया है वहां तक पकड़ने से ग्रेविटी वर्क करने लगी है वो हमारा भार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वेट, है ना। तभी देखा होगा आपसे लोग वेट पूछता है, अपना द्रव्यमान नहीं पूछता। आपके अंदर जी हमेशा काम करता रहता है, वो mg बन जाता है। एम नहीं पूछ सके, हमें पूछे mg पूछते लोग। फिर अगर आप आपसे पूछे द्रव्यमान तथा भार में क्या होता है ना, दोनों में क्या डिफरेंट भैया? तो भैया यह वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा होती है, वह बल जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर क्या करती है? आकर्षित करती है, ठीक है, इसे भार कहते हैं। अब किसी वस्तु का द्रव्यमान सदैव स्थिर रहता है, भार सदैव परिवर्तित होता रहता है, अलग अलग स्थानों पर इसका मान अलग अलग होता है। फिर इसका मात्रक किलोग्राम होता है, इसका मात्रक न्यूटन होता है। इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। इसे भौतिक तुला की सहायता से मापा जाए, कमानीदार तुला के द्वारा नापा जा सकता है। मतलब कि एक आता है तराजू दूसरे पे, उस लटक से नापा जाता है, कमानीदार आता है। जिसने देखा होगा कहीं दुकान में गए तो अलग तरीके से नापते हैं, इसे उठा लेते हैं, सिलेंडर को नापते हैं, उसमें ग्रेविटी वर्क कर रही होती है, वहां पे वेट अलग होगा। और तराजू में मतलब तुला की बात करें तो उसमें रख कर नापा जाता है, उसका मान अलग आएगा। और उसी सामान को लटका के नापोगे, तौला के नापोगे, लटका के, उसका मान अलग आएगा, ठीक है। ये सबसे चीज ध्यान में देते हैं। ठीक, आगे बढ़ा जाए। बात करते हैं भैया कि चलो ठीक है, हम पृथ्वी में तो बहुत देर से रह लिया बच्चा, अब हम चलते हैं थोड़े चंद्रमा पे। आओ तो भैया किसी वस्तु का चंद्रमा पे का भार होएगा। अच्छा, अभी तक पृथ्वी पे तो तुम रह नहीं पा रहे हो, जमीन खरीदे नहीं पा रहे हो, चंद्रमा में चलोगे। आओ चलो, चलो। वस्तु का द्रव्यमान m है और चंद्रमा का द्रव्यमान हमने WM मान लिया, है ना। चंद्रमा का द्रव्यमान m मान लिया था हमने, इसकी जो चंद्रमा की त्रिज्या है वो RM मान लीजिए। अब पहले हम पृथ्वी में बात करते हैं। किसी बात करते हैं? पृथ्वी का भार, है ना। पृथ्वी का भार होता है W बराबर फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल G कैपिटल है और स्मॉल है, अपॉन में क्या होता है? R स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। ठीक, लेकिन हम इसको पृथ्वी के लिए कर रहे हैं तो कुछ चेंज करते हैं। पहले यहाँ पे लगा देते हैं E, ताकि लगेगा ग्रेविटी के लिए, ठीक है। इस पे लगा दो E, ठीक। M तो देखो वही रहेगा, वस्तु हमारी वही है। हम मान लीजिए चंद्रमा अभी पृथ्वी पे लेके उछाल रहे, अब आगे चंद्रमा में, अब उछालेगा तो उड़ेगा, यहाँ पे फिर से उछाले, चंद्रमा पे भी उछाल रहा मान लीजिए। अब लेकिन जब उछाल तो रहे हैं, कुछ ना कुछ चेंजमेंट आएगा। लेकिन क्या तुम बताओ, ये अगर 20 ग्राम का लगभग है तो क्या ये चंद्रमा में ले जाने के बाद क्या 20 ग्राम का नहीं रहेगा? ग्राम का ही रहेगा। वो तो उसके भार में परिवर्तन आएगा, लेकिन इसके मास में कोई भी चेंजमेंट आने वाला नहीं। ठीक, ये m था, ये m ही रहेगा, ठीक है। ये भी हम मान लेते हैं ये अर्थ के लिए हुआ है, ठीक। अब बात करते हैं किसके लिए? चंद्रमा। वहां पे चंद्रमा का भार, है ना, चंद्रमा पे भार निकालते हैं। यहाँ पे WM कर देते हैं, ठीक है। तो कैपिटल G M कर देते हैं, ठीक है। ये M एक चलता रहेगा। ये हो गया मास अर्थ का, मतलब मून का मास हो गया। यहाँ पे आ गया RM स्क्वायर। ये क्वेश्चन फर्स्ट मान लीजिए, ये क्वेश्चन क्या मान लीजिए? सेकेंड, ठीक। अब अगर हम तुमसे बोध करें तो सेकेंड अपॉन क्या कर लेते हैं बेटा? फर्स्ट। इक्वेशन सेकेंड अपॉन फर्स्ट करें, ठीक है। तो WM अपॉन में WE बराबर, तो कैपिटल G की बात करेंगे, कैपिटल M, स्मॉल m की बात करेंगे हम RM स्क्वायर अपॉन में, ठीक। नीचे क्या करेंगे? यहाँ पे कैपिटल G, M आ गया अर्थ के लिए, और जो वस्तु का था वो रहेगा। नीचे क्या चल रहा? RE स्क्वायर, ठीक है। M से M क्या हो जाएगा? कैंसिल। G से G क्या हो जाएगा? कैंसिल, ठीक। ये M चला जाएगा बीच वाला R के पास, ये चला जाएगा सबसे ऊपर। क्या लिखिए पहले आगे, यहाँ पे चल रहा था WM और WE बराबर, है ना, ये चला गया ऊपर। तो M इंटू यहाँ पे क्या आ गया? RE का स्क्वायर अपॉन में, है ना। अब ये क्या हो गया? M ऊपर चला गया हमारे, ठीक। ये आ गया ME अर्थ के लिए, और ये R आ गया मून के लिए, ठीक। सारी वैल्यूज तो लिख ली हमने, आपको बताया किसकी क्या होती है, और अगर ये फिक्स वैल्यूज होती है आप याद भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जब इसको सॉल्व करेंगे तो आगे 0.165, इसको लिख सकते हैं लगभग 1/6। तो अगर आप देखेंगे तो इसको अगर WE को उधर भेज दें तो WM बराबर इधर आ जाएगा WE के। मतलब पृथ्वी की कंपेयर में वेट होता है लगभग 1/6 है। मान लीजिए आप चंद्रमा पे खड़े हुए हैं, इसका वेट लगभग 6 kg है, तो आप जब आप अर्थ पे आएंगे तो आपका वेट 1 kg। मतलब आप अगर मोटे हैं तो आप गलत ग्रह में है इस समय, आप वहां चले जाएंगे तो वहां पर आपका वजन कम हो जाएगा, लगभग 6 से डिवाइड हो जाएगा, समझ रहे हैं कि आप गलत ग्रह में पैदा हुए, आप सही हैं अपनी जगह पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे हमसे क्या पूछ रहा है भैया कि प्रणोद क्या होता है भैया? तो किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाला बल क्या कहलाता है? प्रणोद कहलाता है। मतलब चलिए किसी वस्तु के लंबवत कार्य करने वाला, जैसे आप देखते हो कई बार हम लोग पक्षक से बंद करते चढ़ के दब जाते हैं, दबाते पेटिए, ठीक हो, तो वो प्रणोद कहलाता है।
किसी वस्तु के सतह के लंबवत लगने वाले बल को पड़ोत कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, फॉर्मूला अगर आपसे पूछ लिया जाए तो F बराबर हमारा mg हो जाएगा। ठीक है, अगर दाब की बात करें तो क्या पढ़ेंगे, ये P बराबर होता है F अपॉन में A। P बराबर क्या होता है? F अपॉन में A। तो इसको मान लीजिए हमारा ये बल हो गया F, ये हो गया हमारा क्षेत्रफल। ठीक है, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में इसको क्या मानेंगे? एकांक। क्षेत्रफल क्या मान लेंगे? एकांक। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले पड़ोत को यानी दाब यानी बल को क्या कहा जाता है? दाब कहा जाता है। जो बल लग रहा है उसी को क्या दाब कहा जाता है। मतलब आप किसी वस्तु को दबा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, प्रेशर है ना। जब प्रेशर लगाएंगे तो उसके एकांक क्षेत्रफल पे जितना आप बल लगा रहे हैं उसी को बोलते हैं दाब। ठीक, और जब केवल बल की बात करें तो उसे बोलते हैं पड़ोत, है ना। जो बल है वही हमारा पड़ोत कहलाता है। आया समझ में? फॉर्मूला याद रहेगा आपको। अगर दैनिक जीवन में दाब के कुछ उदाहरण की बात करें अगर हम आपसे, ठीक है, तो सुनिएगा। बात करते हैं नंबर 1 पे। कहता है यदि कोई व्यक्ति एक पैर पे खड़ा है, मतलब फिर वह दोनों पैरों पर खड़ा होता है, तो दोनों पैरों पर खड़े होने की स्थिति में उसके शरीर का भार एक पैर पर खड़े होने की स्थिति में अपेक्षा दुगुना क्षेत्रफल पर रहता है, क्षेत्रफल पर पड़ता है। ठीक है, अतः क्षेत्रफल बढ़ने से दोनों पैरों का खड़े होने पर दबाव कम हो जाता है। मतलब अगर आप एक पैर पे खड़े होने के प्रयास करें, ऐसे मान लीजिए कर ले, एक पैर ऐसे कर ले, तो क्या देखेंगे आप कि आपका जो बल है वो एक पैर में लग रहा है। किसमें लग रहा है? एक पैर में लगने की वजह से क्या हो रहा है? एरिया कम हो गया। क्या हो गया? एरिया कम होने की वजह से प्रेशर बढ़ गया, इसलिए आपका अनबैलेंस होने लगते हैं। लेकिन आप दोनों पैर में खड़े हो पाए क्योंकि प्रेशर एरिया पे क्या होगा? डिवाइड हो गया, है ना। अब एक वीडियो में आपको दिखाते हैं। आपने देखो हमने इस तरह की वीडियो बनाई थी पहले। देखो नीचे में कफ गिलासों को रखा है ना, कफ जिसमें कॉफी पीते हैं वाले छोटे छोटे गिलासों पे, उसमें पटरा रख के बच्चे को भी खड़ा कर सकते हैं। हमें डंबल्स का भी वो रख दिया गया उसमें, तो क्या हो रहा है? तब भी कफ की में ऊपर केवल खड़ा होगा। क्यों? क्योंकि अगर सिंगल कफ में खड़ा करेंगे तो क्या व्यक्ति खड़ा हो सकता है? नहीं। बुक्स वगैरह भी रखेंगे तब भी वो रख नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप उसी में खूब सारी जगहों में बिछा दें, आप कितना भी वजन लगभग रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एरिया बढ़ गया। क्या हो गया? एरिया बढ़ गया, इसलिए प्रेशर थोड़ा सा क्या हो गया? कम हो गया। आया समझ में? ठीक, एरिया बढ़ने पर प्रेशर कम हो जाता है। इस वजह से व्यक्ति खड़ा हो पाया। अब अगर आप कीचड़ के स्थान पर दलदल वगैरह की बात करें, जैसे कीचड़ फंस गए, दलदल में देखा होगा, दलदल में अगर आप खड़े हो गए और आप अगर हाथ पाए चलाओगे तो आप जल्दी धस जाओगे। तो आप कहा करें? भैया आप लेट जाओ। क्या कर दो? लेटने पे आपका एरिया क्या हो गया? बढ़ गया। जब आप दलदल में लेट गए ऐसे करके, और खड़े हैं जैसे मान लीजिए, तो खड़े होने पे क्या हो रहा है? आप दसते जाओगे, दसते जाओ। क्यों दसते जा रहे हैं भैया? ये कम है और प्रेशर ज्यादा लग रहा है, दसते जा रहे हैं। धीरे धीरे कुछ समय आपको क्या हो जाएगा? डूब जाओ। लेकिन अगर आप वही जगह लेट जाते हैं तो लेटने पे क्या होगा भैया? लेटने पे एरिया बढ़ गया, जिससे क्या होगा? प्रेशर कम हो जाएगा, इसलिए आप बच जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते आगे क्या कह रहा? उत्प्लावकता क्या होती है भैया? अब देखो हमने बहुत देर से पानी भी तो बल लगा लिया, ऊपर से बल लगा लिया, कुछ नीचे से भी तो बल लगेगा। हाँ, ये कैसे मतलब है? आपने कभी घर में किया ऐसा कि मान लो एक टब है, उसमें एक लोटा लिया और पानी में ऐसे, लोटा मतलब सीधा नहीं उल्टा करके मैं बोल दिया, तो आप देखेंगे जब छोड़ेंगे कस के लोटे कैसे करेंगे टेढ़ा, तो कस के हवा निकलती है, हवा निकलती है कस के बड़ करके ना। या फिर आप किसी वस्तु को अगर लोटे के अंदर रख ले अंदर, है ना, और साथ में इसको डुबो दे, तो क्या हो जाएगा? डुबोने पर जब डुबो देंगे तो देखा अंदर का जो कागज रखेंगे कुछ भी रखेंगे पर वो भीगेगा नहीं। भीग क्यों नहीं रहा? कुछ प्लावकता की वजह से। क्योंकि एक बल कहां से काम करता है? नीचे की से भी काम करता है ना। नीचे की वजह से व्यक्ति क्या तैरता है। जब आप लोटा को छोड़ेंगे ना, फट से ऊपर आएगा। आएगा? ऊपर आएगा कि नहीं आएगा? तो ऊपर आने का रीजन क्या? वो डूबा क्यों नहीं? कुछ प्लावकता कार्य करती है ना। जब कोई वस्तु पानी पर तैरती है तो पानी द्वारा ऊपर की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? उत्प्लावकता कहा जाता है। आया समझ में? अगर लोहे की कील पानी में डूब जाती है, पर पानी का जहाज तो नहीं डूबता, आपने देखा होगा। पानी का जहाज तो इससे भी भारी होता है, इससे बड़ा होता है, वो लगातार तैरता रहता है। भैया उसका साइज, मेन बात है एरिया की। इसका एरिया देखोगे अगर, तो एरिया हमारा क्या है? कम है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा प्रेशर। एरिया कम होने की वजह से प्रेशर ज्यादा वर्क, ज्यादा काम होने से क्या होता है? डूब जाता है। पर पानी के जहाज में क्या होता है भैया? साइज बहुत बड़ा कर देता है, जो नीचे की सरफेस है वो ज्यादा हो गया, तो एरिया बढ़ गया। एरिया बढ़ने से प्रेशर भी क्या हो गया? कम हो गया। प्रेशर कम हो गया, ये आराम से वस्तु क्या करेगी? तैरेगी। ठीक, यही चीज इसमें लिखी होगी, आप पढ़ सकते हैं। वास्तव में कि किसी तरह से डूबने पर, वास्तव में किसी तरह से डुबोने पर सभी वस्तुओं पर उत्प्लावन बल लगता है। पानी से भरी जगह से पानी की सतह पर लोहे की एक कील पे रखने पर यह पानी में डूब जाती है। क्यों? क्योंकि नीचे से जो उत्प्लावन बल लग रहा है, मान लीजिए कील है, इसमें उत्प्लावन बल लगाया जाए, तो पानी ने प्रयास तो किया पर लगाया कैसे?
इतनी पतली है और वो तैर ही नहीं पाएगी। और उस जगह अगर पानी के जहाज को अगर नाव को हम रखे तो उसमें बल लग रहा है नीचे से, है ना, पानी जो बल लगा रहा है उसको प्लावन बल बोलते हैं। पृथ्वी देखो एक बल ऊपर से लगा उसको प्रेशर बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, प्रेशर। पानी नीचे से जो बल लगा उसको बोलते हैं उत्प्लावन बल, ये उत्प्लावन बल। इस पे नाव पे कार्य किया तो तैरने लगी, पर कील पे कार्य नहीं कर पा रही, आया समझ में। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि भैया एरिया वगैरह पे डिपेंड कर रहा है और साथ में उत्प्लावन बल कार्य नहीं कर पा। अब बात करते हैं क्वार्क पानी में क्यों तैरता रहता है, लकड़ी क्यों तैरती रहती है, भैया उसका एरिया ज्यादा है। ठीक है, एरिया ज्यादा है तो क्वार्क को पानी में डालने पर क्वार्क पर उत्प्लावन बल कार्य करता है, जबकि उत्प्लावन बल अधिक तथा गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाता है भैया। तो ग्रेविटी भी तो किसी चीज को नीचे खींच रही, डूब जाना चाहिए। पानी का जहाज भी कभी कभी डूब जाता है क्योंकि तो भाई उसका जो कभी टेढ़ा हो गया कुछ हो गया तो एरिया जो हो गया चेंज हो गया, प्रेशर हो गया, प्रेशर ज्यादा मतलब ग्रेविटी वर्क करेगी, ग्रेविटी नीचे। ठीक, अब इसी प्रकार द्रव के घनत्व में कम आना, इसी प्रकार द्रव के घनत्व से कम घनत्व, द्रव के घनत्व से कम घनत्व वाली वस्तु भी तैरती रहती है। मतलब अगर आप एक चीज का भी गौर करो, आपने ड्राई सी का नाम सुना होगा, पड़ा हुआ समुद्र है ड्राई सी। ड्राई सी क्या होता है, मतलब वहां पे क्या होता है उस पर अगर आप कोई व्यक्ति समुद्र में, ऐसा एक समुद्र बना हुआ है ड्राई सी मतलब जगह है, तालाब है, जो भी है, वहां पे जब आप जाएंगे तो आप डूबोगे नहीं कभी, क्योंकि तो उसमें थोड़ा खारा पानी, नमक, नमक क्या करता है उस पानी की जो घनत्व बढ़ा देता है। घनत्व बढ़ाने का मतलब कैसा है, आपको हम एक कील है मान लो उसमें बैठने के लिए गए, मतलब खड़े होने के लिए, पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, एक कील पे कोई खड़ा हो सकता है, नहीं, कील घुस जाएगी। लेकिन बहुत सारी कीलें अगर हम गाड़ दें तब आप खड़े हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि एरिया बढ़ गया, अब आप उसमें खड़े हो सकते हैं। ऐसे ही क्या होता है, पानी की भी एक डेंसिटी घनत्व होता है। तो मान लीजिए कुछ पानी से हिस्सों से बल लग रहा है, कुछ एक दो से, तो आप उस पर खड़े होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन पानी में नमक मिलाने से घनत्व क्या हो गया, बढ़ गया और एरिया बढ़ गया। मान लीजिए जैसे पानी था उसमें कई चीजें जैसे भर गई, अब इसमें तैरना क्या है, आसान है। सेम चीज यहाँ पे होता है। ठीक, ऐसे करके ये हमने क्या दिखा रखा भैया, लाश पानी में क्यों तैरती रहती। तो जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके अंदर गैस पैदा होने लगती, क्या हो जाती, गैस बनने लगती शरीर में, है ना, सड़ने लगेगा आदमी, जिससे उसका शरीर पानी में फूलने लगता है। फूलने की वजह से शरीर का आयतन बढ़ जाता है, शरीर का आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है, घनत्व तो कम हो जाता है। इसलिए स्थिति में क्या होता है, 100 ऊपर की ओर तैरने लगते, मतलब जैसा देखा हो जिंदा आदमी तो डूब जाता है पर लाश तैर जाती है, जिंदा आदमी को तैरना नहीं आ रहा पर लाश तैर ले रही है। रीजन क्या है, गैस बढ़ गई है, आयतन बढ़ गया, आयतन बढ़ने की वजह से आदमी तैरना शुरू कर देता। ठीक है, आगे अगर बात करें तो एक पतली तथा मजबूत डोरी से बंधे पत्थर को इस सहायता से स्कूल बैग को उठाना कठिन है। कठिन होता है क्यों, अब इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो डोरी से बांधे पट्टी की चौड़ाई बहुत कम होती है ना। अगर तुमने देखा होगा पहले के जो बैग आया करते थे, बच्चे ऐसे टांग के जाते थे स्कूल में, तो क्या होता था, तो उनकी जो बद्दी होती थी यहाँ वाली बहुत पतली बद्दी होती थी, बैग ज्यादा भारी लगता है ना। अब बैग भारी लग रहा भैया, उठाने कष्ट, स्कूल जा रहा था कि स्कूल चले आ रहे थे, क्यों। अब क्या कर दिया, क्या थोड़ा सा ध्यान दे, ट्रैकिंग वगैरह लोग करते हैं, वो बैग की बद्दी थोड़ी चौड़ी कर दी है ना। जब चौड़ी चौड़ी बद्दी होती भैया, अब एरिया बढ़ गया, एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। एरिया बढ़ने की वजह से, एरिया जब बढ़ गया तो प्रेशर क्या हो गया भैया, कम हो गया। अब थोड़ा सा वेट अब आपको कम लगने लगा, अब व्यक्ति थोड़ा सा खुशी खुशी स्कूल है ना। तो पहले तो लोग नहीं सोचते थे ना इतना, अब है। तो डोरी चौड़ी बहुत कम होती थी, इससे स्कूल का बैग का भार द्वारा कंधे पर आरोपित बल कंधे के बहुत कम क्षेत्रफल पर पड़ता था, कम क्षेत्रफल में पड़ता था। तो चूंकि दाब क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अतः कंधे पर दाब प्रति एकांक क्षेत्रफल दाब प्रमोद बढ़ जाता था, दाब क्या होता था, बढ़ जाता था। यही कारण था कि स्कूल बैग को उठाना कठिन होता है। ठीक, अब लेकिन हमें इजी हो गया। अब बात करते हैं भैया आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या दिया, आर्किमिडीज ने कौन सिद्धांत दे दिया। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या था कि जब किसी वस्तु को किसी तरह से पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है। ठीक है, जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। मतलब अगर किसी वस्तु का आपको भार यानी आयतन मान लीजिए ज्ञात करना, मान लीजिए इस फोन को हमें इसका आयतन निकालना है, तो देखो हम क्या कर सकते हैं, इसका तो निकाल सकते हैं कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई लगा के निकाल सकते हैं मैथ के अनुसार। लेकिन मान लीजिए एक पत्थर है जो इस प्रकार से है, मान लीजिए इस प्रकार पत्थर है, हम कहें इसका निकालो आयतन, वो गंदा बनाते हैं ना ऐसे। ठीक है, इसका आयतन निकाल सकते, लंबाई लगाओ चौड़ाई लगाओ ऊंचाई लगाओ, निकलेगा नहीं। तो आप क्या करो, एक जल से भरा बीकर ले लो, उधर ऊपर लपा लप भराओ। तो आप क्या करो, इसको उठाओ
पत्थर को पानी में डालो, पानी क्या निकलेगा बाहर, उस पानी को फैलने मत दो, एकत्रित कर लो। इसको जो पानी मापने का पैमाना आता है उसमें भर दीजिए। भरने का जितने ml पानी होगा उतने से आयतन, नहीं मीटर क्यूब का उसका आयतन। ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है कि अगर किसी वस्तु का हमें बाहर निकालना है तो उसको क्या करो, पानी में डुबो दो, डुबोने के बाद जितना पानी बाहर निकले एक्स्ट्रा वाला वही उसका क्या रहेगा, आयतन हो जाएगा। जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो उसके ऊपर की दिशा में एक बल कार्य करता है, अनुभव करता है, जो वस्तु के द्वारा हटाया गया तरल के भार के बराबर होगा। जितना हटेगा पानी वही उसका क्या निकलेगा, बाहर निकल आएगा। ठीक है, बात करते हैं अपेक्षिक घनत्व क्या होता है भैया, है ना। तो अपेक्षिक घनत्व की बात कर लेते हैं। तो अपेक्षिक घनत्व किसी पदार्थ का घनत्व तथा पानी का घनत्व, पदार्थ का घनत्व, पदार्थ का घनत्व, पदार्थ का घनत्व तथा पानी के घनत्व का घनत्व का अनुपात क्या कहलाता है, हमारा अपेक्षिक घनत्व कहलाता है। पदार्थ का घनत्व तथा पानी के घनत्व का अनुपात हमारा अपेक्षिक घनत्व कहलाता है, याद रहेगा। ठीक, और ग्रह की बात करें, ग्रह क्या होते हैं, जो सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह कहा जाता है। ये क्यों बता रहे भैया कि भाई ग्रेविटी पढ़ो, कुछ जानो भाई, ग्रह क्या होते हैं, कितने होते हैं, ये भी जान लो। ठीक है, तो जो सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। आकाश में सूर्य के चारों पिंड जो चक्कर लगाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ग्रह कहते हैं। ठीक, ये अपनी कक्षा में क्या करते हैं, तो परिक्रमा करते हैं। ग्रह कितने ग्रह होते हैं, 9 ग्रह होते हैं। फिलहाल अभी मेरे को प्लूटो को हटा दिया गया है कि भाई 9 ग्रहों में से प्लूटो हटा देंगे, ये उल्टा घूमता है, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है। हम अभी आपको 9 ग्रहों के नाम बता रहे हैं, जब इनके ऊपर चर्चा करेंगे तब कभी आपको हम बताएंगे। ठीक, 9 ग्रह होते हैं, सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। ये हमारे कितने ग्रह थे, 9 ग्रह थे। 9 के नाम बताया मैंने आपको। उपग्रह क्या होते हैं, उपग्रह से चंद्रमा, वो क्या कर रहा है, सूर्य, पृथ्वी क्या कर रही है, सूर्य के चारों चक्कर लगाती है। जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह बोलते हैं, और जो पृथ्वी के चक्कर लगाए या ग्रहों के चक्कर लगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उपग्रह। जैसे चंद्रमा की बात करें, ठीक है, अलग अलग ग्रहों के अलग अलग उपग्रह होते हैं। कुछ आर्टिफिशियल उपग्रह भी होते हैं, आर्टिफिशियल जो बनाया गया जैसे सैटेलाइट वगैरह, ये ग्रह ये भी कहलाते हैं। ठीक, अगर आपको चैप्टर बढ़िया नॉलेज लगी, मजा आया पढ़ने में, चीजें समझ में जो हम आपको बता रहे थे, ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके और उनको भी इसी प्रकार से इंटरेस्ट पढ़ाई में जग सके, पढ़ाई को लेकर। ठीक है, तो अगर आप कानपुर से और हमारे ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर या टेलीग्राम पर हमें डीएम कर सकते हैं, आंसर फिजिक्स के नाम पर, वहां पर आपको चैनल मिल जाएगा। तो हम लोग मिलते हैं अब अगले एपिसोड।